Dear students, viewers, and candidates, I hope you are enjoying your good health. आज का लेक्चर करिकुलम के हवाले से ही है और ये लेक्चर मुख्तसर सा ही है। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको जल्दी से वाइंड अप कर दूँ। स्टूडेंट्स की कुछ इस तरह से भी डिमांड्स आ रही हैं कि सर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करें। तो आज का लेक्चर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी टाइप का किया है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि जब हम कोई निसाब तैयार करते हैं तो हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है या किन किन बातों को हमें पॉइंट आउट करना पड़ता है। जो लेटेस्ट करिकुलम डेवलपमेंट टेक्निक्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर का हिस्सा बनाई है। आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है और इसको समझना है और इन चीज़ों को फिर माइंड में बिठा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रोसेसेस के स्टेप पूछेगा, वो जस्ट कोई एक स्टेप बता देगा, जैसे कंडक्ट रिसर्च है या आइडेंटिटी नीड्स एंड गोल्स हैं, या कहता है कि जी के सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हैं। तो ये किसका हिस्सा है, तो आपने जस्ट बताना है कि ये करिकुलम डेवलपमेंट का हिस्सा है। और आखिर पे मैं आपको एक फ्लो डायग्राम भी है इसकी, वो भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या करना पड़ता है। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। और सबसे पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड गोल्स। ये क्या है कि जब हम कोई भी निसाब मुरतब करने जा रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, तो उसकी जो ज़रूरियात होती हैं और जो गोल्स होते हैं उनको मद्देनज़र रख कर हम डेवलप करते हैं। तो उसमें क्या है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड गोल्स ऑफ द करिकुलम। ये होता क्या है, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स रिक्वायरमेंट्स, कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्टिव मुकर्रर किए गए हैं वो कौन से हैं, एंड अदर सोसाइटिकल जो नीड्स होती हैं वो क्या है, उनको एड्रेस करते हुए हम पहले मुरतब करते हैं गोल्स या आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स एंड गोल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एस्टेब्लिश द करिकुलम ऑफ एनी सब्जेक्ट। ओके, तो दूसरा है कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, अब ये वो वाली रिसर्च नहीं है जो हम एमफिल या पीएचडी में स्टूडेंट्स को करवाते हैं या स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है कोई भी सब्जेक्ट और उस पे जो डाटा होता है किसी भी सब्जेक्ट का। अब पैडागोजिकल अप्रोचेज़ का ये मतलब है कि टीचिंग मेथड्स और लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो खसूसियात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। कि मिसाल ये देते हैं कि अगर वो किस एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस लेवल पे स्टूडेंट को, यानी जिस लेवल का हम करिकुलम डेवलप करने जा रहे हूँ उस लेवल पे स्टूडेंट की नीड्स क्या होती हैं, यानी उस लेवल पे स्टूडेंट कितने कंटेंट को समझ सकता है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं। एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन करिकुलम डिज़ाइन, और जो करिकुलम डिज़ाइन है कोई अच्छा सा उसको हम ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक हिल्दा टाबा मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इंशाल्लाह कहीं अगले लेक्चर में जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है उनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है, एक कमेटी का क़याम अमल में लाया जाता है। वो क्या करती है कमेटी? अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो जिस सब्जेक्ट का हम करिकुलम डेवलप करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वो जो कमेटी होती है वो उस सब्जेक्ट की माहिर होती है, वो उसके सब्जेक्ट मैटर को समझ रही होती है। टीचर्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर का ये मतलब है कि स्टेक होल्डर
और स्टूडेंट्स भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं और गवर्नमेंट खुद भी स्टेक होल्डर होती है। तो ये सारी चीज़ों पे मुश्तमिल हम एक कमेटी डेवलप करते हैं या एक कमेटी का क़याम अमल में लाते हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटर और जो सारे के सारे स्टेक होल्डर है उन पे मुश्तमिल होती है। चौथा स्टेप है हमारे पास सेट ऑब्जेक्टिव्स। अब जब वो कमेटी बन जाती है तो अब कमेटी का काम है आगे कि जो सब्जेक्ट होता है यानी कि एक मजमून उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जाहिर सी बात है कि हर सब्जेक्ट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू पढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं, साइंसेस पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं, और बीइंग मुस्लिम इस्लामियात पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव होते क्या है कि हम अल्टीमेट इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के बिहेवियर में, स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें चेंजिंग क्या लाना चाहते हैं। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, क्लियर एंड मेजरेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड नीड्स एंड गोल्स। वो जो नीड्स एंड गोल्स जो हमने पहले सेट किए होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम क्लियर ऑब्जेक्टिव जो मेजरेबल होते हैं, और जैसे कल लास्ट वाले लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 12 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। अटेनेबल A से B है दरमियान में। तो वो हम जो कमेटी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उन ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे होते हैं? जो मेजरेबल और अचीवेबल हों। उसके बाद है उन्हीं के जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, अब उन्हीं की रेंज के, उन्हीं की बेस के, उन्हीं के पैटर्न पे जो कंटेंट आ रहे होते हैं वो होते हैं रेलेवेंट कंटेंट। उनकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है कि रेलेवेंट कंटेंट, रिसोर्सेज एंड मटेरियल। हाँ, ये है कि जो उनके लिए रेलेवेंट कंटेंट का मतलब आप ये ज़हन में रख लें कि जो टॉपिक्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो जहाँ से वो यानी कि अगर टॉपिक एक है उसके लिए क्लासरूम की ज़रूरत होगी, उसके लिए टीचर की ज़रूरत होगी, उसके लिए स्कूल की ज़रूरत होगी। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं एंड मटेरियल्स आर सेलेक्टेड टू सपोर्ट द अटेनमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और मटेरियल आप समझ लें एवी एड्स होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, चार्ट्स हैं और प्रोजेक्टर्स हैं। ये सारे के सारे एवी एड्स में आते हैं जो रिसोर्सेज और मटेरियल होते हैं जो ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से एक मेरे जहन में एक MCQ भी आ गया कि कहते हैं कि एवी एड्स जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनकी फास्ट अटेनमेंट के लिए हमारे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट जल्दी से बात को समझें। इसमें क्या है, देखिए आगे आगे इट इन्वॉल्व्स टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ठीक है। उसके बाद है छठा, ये तकरीबन आई थिंक सो 13 इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है स्टेप बाय स्टेप जब आपके जहन में होंगे तो आप यानी आपने सिर्फ स्टेप्स जहन में रखने हैं, और जब स्टेप्स आपको जहन में होंगे तो फिर इसके रेलेवेंट जो भी MCQ आएगा आपको समझ आ जाएगी कि ये करिकुलम डेवलपमेंट से है या प्रोसेस ऑफ करिकुलम से है, या जो हमने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कल पढ़ी है उनके हवाले से आप फ़ौरन समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। अब क्या, डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज आर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट इफेक्टिव यानी कि जो कंटेंट हमने सेलेक्ट किए होते हैं उनको स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज कहते हैं या इंस्ट्रक्शनल मेथड कहते हैं। दीज स्ट्रेटजीज में इंक्लूड लेक्चर्स भी हो सकते हैं, डिस्कशन भी हो सकती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं एंड हैंड आउट्स हो सकते हैं ऑन एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी स्ट्रेटजीज
टीचर क्लास में उन कंटेंट्स को स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करता है वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कल भी मैंने आपको बताया था कि वो कंटेंट के रेलेवेंट होते हैं कि कंटेंट किस टाइप का है, और उसको स्टूडेंट तक पहुंचाने में जितने भी तरीकाकार हैं, जितने भी जो भी अच्छे तरीकाकार हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ कहते हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं कि अब उसके बाद है कि जब डिलीवर हो जाता है लेक्चर तो अगला स्टेप क्या आता है, डेवलप असेसमेंट्स। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा था कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, यानी कि स्मार्ट मयरेबल, जो एम में आगे SMA मयरेबल। ठीक है, तो वो मयरेबल होंगे, यानी कि हम उन्हें मैयर करेंगे, तो मैयर के लिए असेसमेंट की ज़रूरत होगी हमें। और क्या है कि वेरियस असेसमेंट methods such as quizzes, exams, projects and portfolios are designed to evaluate students' understanding and mastery of the curriculum objective। ठीक है, कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, हम क्विज़ेस लेते हैं, हम प्रोजेक्ट देते हैं, हम स्टूडेंट का पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, उसके डोजियर बनाते हैं, कुछ भी हो वो हम स्टूडेंट की असेसमेंट के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। और अल्टीमेट हमारा टास्क ये होता है कि जो स्टूडेंट है उस जो हम उसको कंटेंट उसको डिलीवर कर रहे हैं, उन कंटेंट के बाद क्या स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो हमारे गोल्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, उनको अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है 8वां है ऑर्गेनाइज कंटेंट। द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज इनटू यूनिट्स, मॉड्यूल्स और लेसन्स in a logical sequence to ensure coherent and progressive learning experiences for the student। अच्छा, एक मिसाल देके आपको समझाऊंगा। ऑर्गेनाइज कंटेंट का ये मतलब होता है, जैसे अगर आप में से किसी ने जो साइंसेस के टीचर हैं या जो जनरल लाइन के वगैरह वगैरह छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम छठी की साइंस को उठा के देखें तो उसमें सेल्स और फिर उसके बाद टिश्यूज़ और उसके बाद फिर आर्गन सिस्टम, इस तरह से है। ठीक है, आर्गन, और फिर 7वीं में जाके आर्गन सिस्टम है, और फिर आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो किस तरह ह्यूमन बॉडी बनती है। फिर 8वीं में जाके मुख्तलिफ सिस्टम्स की बात आ जाती है कि जी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने सिस्टम काम करते हैं। तो ये जो सारे के सारे कंटेंट है ना, ये ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि फ्रॉम लो लेवल टू अप लेवल है। ठीक है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं कि छोटे कॉन्सेप्ट को लेके बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जाना। तो ऑर्गेनाइज कंटेंट का मतलब ये होता है कि किस क्लास का कौन सा लेवल है, उस जैसा ही उसका लेवल होगा उस हिसाब से कंटेंट उस क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका हिस्सा बनाना, और अगले स्टेप में जाके उन कंटेंट को ज़रा और अपग्रेड करना, उससे आगे थोड़ा और अपग्रेड करना, उससे आगे थोड़ा और अपग्रेड करने का मतलब ये है कि जो कंटेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। रिव्यू एंड रिवाइज द करिकुलम इज रिव्यूड बाय स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स फॉर फीडबैक एंड इनपुट। ठीक है, यानी कि आप एक MCQ भी था किसी मैंने टेस्ट में देखा है कि हु रिव्यू द करिकुलम। ठीक है, तो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई थी और उनमें से टीचर्स भी दिए हुए थे। ठीक है, टीचर्स हैं, पता नहीं पेरेंट्स हैं, या इस तरह से कोई 3-4 चीज़ें दी हुई थी। मेरे ख्याल से पेरेंट्स नहीं थे। तो टीचर्स वो करिकुलम को रिव्यू कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर भी कर सकते हैं, कि जो और गवर्नमेंट भी कर सकती है। स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट अगर हम कहें तो वो भी कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। ठीक है, करिकुलम का। और जो करिकुलम के साथ अटैच होता है, लेट्स से अगर स्टूडेंट है तो जाहिर बात है अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वो स्टूडेंट होते हैं, और जो कंटेंट है स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए टीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट्स जो अगर हम वो ट्राई एजुकेशन की देखें जिसमें एक ट्राइंगल होती है और उसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ये और कम्युनिटी, यानी एक ही चीज़ होती है, और एक साइड पे टीचर होते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं ये
एजुकेशनल ट्राइका को कवर कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो जो भी आते हैं वो करिकुलम को रिव्यू कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस फीडबैक रिविजन्स आर मेड टू इम्प्रूव द करिकुलम। अच्छा, तो जब रिव्यू आ जाता है तो उसके बाद ये है कि जो करिकुलम है उसको रिव्यू किया जाता है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, क्या चीज़ ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं कि कांट छांट उसकी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे है 10 जो इम्प्लीमेंट करिकुलम। अब जब ये चीज़ें सारी ओके हो जाती हैं फिर वापस होता है कि करिकुलम को अब इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अब उसको फील्ड में डालना है, यानी कि अब उसको क्लासरूम का हिस्सा बनाना है। द करिकुलम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम और एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, तो 10वें स्टेप पे जब हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे कोर्स का हिस्सा बना देते हैं और फिर हम जो टीचर्स हैं वो उस कोर्स के मुताबिक ट्रेनिंग लेके उसको स्टूडेंट को डिलीवर करना शुरू हो जाते हैं। अब अगला क्या है कि मॉनिटर एंड एवेल्यूएट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन आर कंडक्टेड टू असेस इट्स इफेक्टिवनेस। हाँ, करिकुलम की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, जांचने के लिए मॉनिटर एंड एवेल्यूएट वो भी टीम होती है। और ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम है, ज़ाहिर बात है कोई इंसान ही करता है, मॉनिटर भी कोई इंसान ही करता है। ठीक है, तो ये सारे कोई जो स्टेप्स हैं ये कोई जो एक्सपर्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, ये सारे किसी न किसी लम्हे यानी कि अपने आप को इस्तेमाल करके ये जो करिकुलम के स्टेप्स हैं उनको कवर कर रहे होते हैं। Data from assessment, student performance and feedback are analyzed to identify areas and improvements. अब जो उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि जो असेसमेंट होती है या एवेल्यूएशन होती है ये सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स को मार्क्स की तरतीब के लिए नहीं होते कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, बल्कि इससे जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको भी हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं और इसके साथ जो कंटेंट्स हैं हम उनको भी एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जो एवेल्यूएशन है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ चीज़ों का इम्तहान ले रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब उसको मॉनिटर करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं तो फिर जहाँ कोई कमी बेशी रह गई हो तो हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अगले स्टेप में आ गया कि रिव्यू एंड रिवाइज एंड अपडेट बेस्ड ऑन द एवेल्यूएशन। इस बेस पे मॉनिटर एंड एवेल्यूएट की बेस पे हम क्या करते हैं कि फाइंडिंग्स एंड चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स द करिकुलम इज रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एज नेसेसरी टू इंश्योर इट्स रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। होता क्या है कि उस दिन भी आपको मैंने ये बताया था कि करिकुलम की एक खूबी है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़े उसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं और चेंजिंग लाने के बाद हम उसे अपडेट करते हैं। पहले उसको एवेल्यूएट करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कमी बेशी है, यानी कि उसको रिवाइज करते हैं और फिर देन उसके अंदर जो नई चीज़ें वो पुट कर देते हैं, नए कंटेंट पुट कर देते हैं और जो पुराने कंटेंट है उनको निकाल देते हैं। और इसके बाद है सस्टेन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज। efforts are made to sustain the curriculum over time and institutionalize it within the educational system. अब क्या आता है कि ये जो प्रोसेस है ये 13 वाला, ये आप कह दें कि ये रनिंग प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। हम इसको क्या करते हैं कि करिकुलम को जब चेक कर लेते हैं तो देन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और क्या करते हैं कि दिस में भी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। अब क्या करते हैं, साथ टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट करते देते हैं। ठीक है, और सिक्योरिंग रिसोर्सेज, जो नए रिसोर्सेज तलाश करते हैं, रिसोर्सेज को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं एंड गार्नरिंग सपोर्ट फ्रॉम स्टेक होल्डर। जो भी स्टेक होल्डर होते हैं उनके लिए जिस तरह की भी सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में है रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट। रिफ्लेक्शन के क्या होती है कि रिफ्लेक्शन ऑन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इज असेंशियल फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो
करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक साल करके छोड़ दिया तो फिर अगले 5-7 साल हम इंतज़ार करते रहें, ठीक है जी कोई ये 7 सालों के बाद इसको चेंज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ जो भी नई चीज़ें आती हैं उन्हें करिकुलम में शामिल करना पड़ता है। जो भी कंसेप्ट पुराने होते हैं या कुछ कंसेप्ट फेल हो जाते हैं, जैसे मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि शुरू में एक मेरे ख्याल से 18 या 16 सेंचुरी में साइंटिस्ट ये नज़रिया पेश संस्थान ने ये नज़रिया पेश किया था कि जी सूरज की जो रोशनी है ये कहीं जो स्पेस से गुजरती है वहाँ ईथर नाम की कोई चीज़ है, तो उसको मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करती है। उससे नीचे जब ज़मीन के इन्वायरमेंट में आती है तो वहाँ हवा है, तो हवा पे ये पार होके आती है। बाद में ये कंसेप्ट जो है वो फेल हो गया और ये कहा गया कि जो सनलाइट्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसी 16 या 17 में एक कॉन्सेप्ट आया था कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, तो वहाँ वो कोई पुराने कॉन्सेप्ट में बाज़ अगर दिखता रहता तो वहाँ लिखा हुआ था कि हम चीज़ों को इस तरह देखते हैं कि रोशनी पहले हमारी आँख पे पड़ती है, देन वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। लेकिन टाइम के साथ साथ, ठीक है, जब टाइम गुजरता गया तो ये कंसेप्ट भी फेल हो गया। अब ऐसे जो कंसेप्ट हैं उनको हम जो करिकुलम है, निसाब है, उससे उठा के बाहर रख देते हैं और नए जो कंसेप्ट होते हैं उनको हम वहाँ निसाब का हिस्सा बनाते हैं, जो नए कंटेंट होते हैं। इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। अब जैसे हमने जब एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जी एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट, इस तरह से कोई चीज़ पढ़ी थी। लेकिन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, बल्कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पता नहीं आजकल तो 100 जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो वाली डेफिनेशन जो थी कि जी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, तो वो ख़त्म हो गई है और उसको निकाल के हम स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, हम इसको किसी और तरह से डिफ़ाइन करते। तो ये जब चीज़ें अपडेट होके आ जाती हैं तो हमें उन्हें करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब वही है ना कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं नीड्स एंड गोल को, देन हम कंडक्ट रिसर्च करते हैं, देन हम एस्टेब्लिश करिकुलम कमेटी। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके ज़हन में आ जाए और आखिर पे ये आप जो डायग्राम है, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है कि रिव्यू एंड रिवाइज, मॉनिटर एंड एवेल्यूएट, ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब अगर ये रिव्यू एंड रिवाइज हो जाता है तो हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर नहीं होता तो हम इसे मॉनिटर एंड एवेल्यूएट अगेन करते हैं और फिर रिवाइज एंड अपडेट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं रिवाइज, ठीक है, ताकि ये जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको निकाला जा सके, ठीक है। और आखिर में जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी तो उसको भी हम जब सस्टेन इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, यानी कि उसको हम स्कूल और कॉलेजेस का हिस्सा बनाते हैं, तो देन उसके बाद भी रिफ्लेक्शन जो और इम्प्रूवमेंट है वो हमें करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट सा लेक्चर था, इसके सिर्फ आपने स्टेप याद रखने हैं और स्टेप में से अगर कोई चीज़ वो पूछ ले तो आपने बताना है कि ये करिकुलम जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका हिस्सा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आप देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स, वो इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है समझ लें पेडागोजी का, तो उस पे जाएंगे। मैं एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ कि ये जो मेरी सीरीज़ है लेक्चर्स की, आज 13 लेक्चर है, तो इस सीरीज़ में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किसी भी सब्जेक्ट के लिए उनके टेस्ट होते हैं, उनकी जो पेडागोजी होती है ये उसको भी कवर करती है। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जो बायोलॉजी वाले होते हैं उनको भी कवर करती है। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जो साइंस के होते हैं उनको भी कवर करती है। और ये जो सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन के हैं उनको भी कवर करती है। और जो NTS एलिमेंट्री टीचर्स का है उसकी पेडागोजी को भी ये कवर करती है। इसलिए आप इन कॉन्सेप्ट को जहन में रखें और मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, लर्न विद हिजाज़ी, या आप थ्रू मेरे जो लेक्चर्स हैं
उनके जो लिंक है उनके थ्रू भी मेरे चैनल तक जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप अपने जो बेहतरीन फीडबैक है वो मेरे चैनल के कमेंट्स में ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।